नमस्कार, द फ्यूचर के इस यूट्यूब चैनल पर पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। 71वीं बीपीएससी प्री एग्जाम्स की तैयारी के लिए इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समर्पित, भारतीय संविधान को समर्पित एक वीडियो सीरीज हमने शुरू करी है, जिसका नाम हमने संपूर्ण भारतीय संविधान दिया है। प्रत्येक वीडियो में लगभग एक भाग को हम कवर कर रहे हैं और उसके अंतर्गत आने वाले आर्टिकल्स को कवर कर रहे हैं। हमारा पूरा उद्देश्य है कि आर्टिकल 1 से आर्टिकल 395 तक पूरे डीप एनालिसिस के साथ आपके समक्ष जो है वो हम कंटेंट को उपलब्ध कराएं इसी यूट्यूब चैनल पर। मौलिक अधिकार से संबंधित 3 वीडियो हमने जो है वो अपलोड किए हैं और चौथा वीडियो भी जो है वो आज अपलोड हो जाएगा, क्योंकि चूंकि वो लंबा सेगमेंट था। इसी बीच हमारे दिमाग में एक चीज़ आई कि थोड़ा हमें क्यूए सेशन पे भी बात करनी चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हो तो आपके दिमाग में हमेशा ये चिंताएं या ये बातें चलते रहती हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो पूछेगा भी, या प्रश्न कैसा पूछता है। हमेशा आप कुछ पढ़ना शुरू करोगे, आपके दिमाग में ये चीज़ें आएंगी कि जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या इससे कोई फ़ायदा होने वाला है, क्या एग्ज़ाम्स में जो है वो सवाल इससे पूछे जाते हैं। और फिर आप ठहर जाते हो, फिर आप रुक जाते हो, आपका पूरा उत्साह जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो इसमें हालांकि मतलब कि कोई गलती नहीं है, निश्चित तौर पर आपके अंदर का जिज्ञासु मन ये पूछेगा ही कि जो कर रहे हो उसका परिणाम क्या हो सकता है, और या जिस मतलब कि उद्देश्य के लिए ये काम कर रहे हो क्या तुम अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाओगे। तो ये आपका मन बार बार पूछेगा और तसल्ली तब मिलेगी जब आप देखोगे कि नहीं सच में जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या कभी से सवाल बने हैं, या जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या उस पैटर्न पे सवाल आते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होता है? प्रीवियस ईयर। भाई प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं उनको देख लो आप कि किस तरह के प्रश्न जो है वो इंडियन पॉलिटी या इस तरह इस सेगमेंट से पूछे जाते हैं। तो हमने सोचा कि आपके मन में ये जिज्ञासा हो या ना हो, हम उससे पहले, या अगर जिज्ञासा हो गई तो उसके जवाब में आपके लिए जो है वो आपकी तसल्ली के लिए, आपके मन के शांति के लिए, और आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, सही राह पर हैं, इस चीज़ को साबित करने के लिए हम ये क्यूए सेशन लेकर के आए हैं। प्रीवियस ईयर प्रश्नों को इसमें हमने शामिल किया है। ये हमारा 6ठा वीडियो है इस यूट्यूब चैनल पर, इसी 71वीं बीपीएससी प्री एग्जाम्स के मतलब कि जो है वो राह में आप कहें तो इसमें हमने जो प्रीवियस ईयर जिसको शामिल किया वो 70वीं है। चूँकि आप 71वीं की तैयारी कर रहे हैं तो हम देख लेते कि भाई 70वीं में क्या पूछा गया है, क्योंकि वहाँ से आपको एक पैटर्न समझ में आएगा। तो इसीलिए हमने 70वीं को ही चुना है। हालांकि हम जो है 69वीं, 68वीं, 67वीं पे भी वीडियो बनाएंगे क्यूए का, लेकिन हमने सबसे पहले सोचा कि 70वीं पे ही बात करते। तो 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में भारतीय राज्य व्यवस्था सेगमेंट, इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेगमेंट से जो सवाल पूछे गए हैं उनको हमने शामिल किया है इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और भारत के संविधान से संबंधित या भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो भी प्रश्न 70वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हूबहू आपके समक्ष लाते हैं, उनके आंसर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और निश्चित तौर पर आप समझ जाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण है आर्टिकल्स को जानना और आर्टिकल की डीप एनालिसिस क्यों जरूरी है। मैं हर वीडियो में बार बार कहता हूं कि सिर्फ वन लाइनर अप्रोच से काम नहीं चलेगा। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में आपको एक समझ विकसित करनी होती है। अब तो प्री जैसे एग्जाम भी जो है वन लाइनर अप्रोच के नहीं रहे, वहां भी आपकी समझ ही आपको जो है वो सही जवाब तक पहुंचा पाएगी। तो शुरू करिए आज के इस वीडियो को। और भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पूछे गए 70वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को लेकर के हम उपस्थित हुए, जो पहली बार हुआ था। जो है प्रश्नों का क्रम हमने इसमें ये नहीं किया, क्योंकि अलग अलग ग्रुप थे, ABCD EF GH इस तरह से करके, तो सब में क्रम अलग अलग हो सकता था। इसलिए सीधे हम हूबहू प्रश्नों को लेकर के आए हैं कि प्रश्न संख्या 1, 2, 3 वाली बात नहीं लेके आए हैं। तो टोटल एक चीज़ मैं बता दूं, टोटल 12 प्रश्न जो है वो इंडियन पॉलिटी से पूछे गए थे और 4 प्रश्न जो थे वो करेंट से थे, लेकिन उनका भी सीधा जुड़ाव जो है वो भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से ही था। तो टोटल जो है वो लगभग 16 सवाल लेकर के आपके इस सेशन में आए हैं। 150 में 16 सवाल कम नहीं होते हैं, और
इंडियन पॉलिटी ऐसा सेगमेंट है कि अगर बेहतर तरीके से आपने समझ विकसित कर ली है ना, तो आप 100% सब सारे प्रश्नों का मतलब जो है वो सॉल्यूशन जो है वो आपके पास होगा और सारे प्रश्न सॉल्व करके आ पाएंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, संसद लोग, वो लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है? अनुच्छेद 102 के खंड 1 का उपखंड सी, अनुच्छेद 102 के खंड 1 का उपखंड बी, अनुच्छेद 102 के खंड 1 के उपखंड डी और अनुच्छेद 102 के खंड 1 का उपखंड ए। आपने देखा, मैंने बताया ना वीडियो में, डीप एनालिसिस। आर्टिकल के अंदर खंड है, खंड के अंदर उपखंड है। अब देखिए, ये पहला सवाल ही जो है वो एकदम बिल्कुल अंदर से पूछा है। आप सोचे कि सिर्फ 102 से काम चल जाए तो नहीं चलेगा, 102(1) से भी काम नहीं चलेगा, उसके अंदर भी ABCD पूछ दिया आपसे। तो जो है इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 102 का 1 का उपखंड ए। कैसे? थोड़ा इसको भी विस्तार से समझने का प्रयास करें। अनुच्छेद 102 में सदस्यता के निर्हरताएं, मतलब कि कब कोई सदस्य नहीं रह सकता है, इसका जिक्र किया गया। और 1 के क में कहा गया कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्हरित होगा यदि वो भारत सरकार के या किसी राज्य के सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निर्हित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है। मतलब आपकी संसद की सदस्यता जा सकती है अगर आपने कोई लाभ का पद धारण कर लिया है। अगर वो पद संसद के द्वारा उस पद को माना गया कि ये लाभ का पद नहीं है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन लाभ का पद अगर आपने धारण कर लिया है तो आपके संसद की सदस्यता चली जाएगी। उसी के बारे में उल्लेख करता है अनुच्छेद 102 के 1 का क। और बहुत सारे सांसदों ने इस आधार पर अपनी संसद की सदस्यता गंवाई है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन और हमने उसका जवाब दिया और उसका विश्लेषणात्मक जो है वो हमने आपके समक्ष जो है वो मतलब कि उसका ये भी किया, एक्सप्लेनेशन भी किया। अब करेंगे दूसरे प्रश्न की बात। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो भाई, सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, भारत की संचित निधि से अनुदान पर रोक, सरकार के दैनिक वित्तीय खर्चों पर रोक या सरकार के अनुदान पर रोक। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है उसका सही जवाब होगा। जब भी ये बजट से संबंधित चीज़ है और संसद में जो है जब कोई इस तरह का सख्त बजट पेश किया जाता है तो उसके अपोज में कुछ कटौती के लिए कि मतलब नहीं, जैसे नहीं हम लोग कह सकते हैं कि ये फालतू खर्च है, तो खर्चों पे इस तरह के मतलब ये कटौती प्रस्ताव ला करके मतलब कि बहसें होती हैं और जो है कुछ या तो उसको वापस लेने का प्रस्ताव आता है या तो उसके कुछ हिस्से को हटाने का प्रस्ताव आता है या तो उसमें कुछ सांकेतिक कटौती करने का प्रस्ताव आता है। तो ये बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव है। ये किसी भी तरह से कोई रोक नहीं लगाता, भारत की संचित निधि से अनुदान पर रोक नहीं लगाता, सरकार के दैनिक वित्तीय खर्चों पर रोक नहीं लगाता, सरकार के अनुदान पर रोक नहीं लगाता। अनुच्छेद 113 में इस बात का वर्णन है। संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। उक्त प्राक्कलनों में से मतलब 113 के खंड 2 में जितने प्राक्कलन अन्य व्यय से संबंधित हैं वे लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और लोकसभा को सख्ती होगी कि वह किसी मांग को अनुमति देने से इनकार कर दे अथवा किसी मांग को इसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे। ठीक है, तो ये कटौती वगैरह करने के लिए जो है ये प्रस्ताव होता है। और लोकसभा यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी जब इस तरह का चीज़ होता है तो भाई उसको पास तो करवाना होगा, तो जो भी होता है वो सहमति से ही होता है। तो लोकसभा में इस तरह के कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं बजट पे। अनुच्छेद 113 में इस बात का उल्लेख है। मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है? 85 वर्ष, 80 वर्ष, 82 वर्ष और 90 वर्ष। और जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 85 वर्ष। पहले जो था ये 80 वर्ष था, पहले मतलब मार्च 2024 से पहले जो था ये 80 वर्ष था। ठीक है, लेकिन देखा गया कि 80 वर्ष या उससे अधिक के 2-3% लोग ही अपने उस मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब डाक के द्वारा मतपत्र का प्रयोग कर रहे हैं। सेनाओं के लिए तो ये आपने देखा होगा पहले से ही है, तो 2-3% ही लोग कर रहे हैं, मतलब वो लगभग बूथ तक पहुंच जा रहे हैं।
तो फिर सरकार ने जो है वो क्या किया कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 में जो चुनाव संचालन नियमों के लिए है, उस 27A मतलब ए के ई में, ई भाग में संशोधन किया। और पुराने नियम में क्या था, एबव 80 ईयर्स, उसकी जगह पे अब लिख दिया गया एबव 85 ईयर्स। यानी पहले 80 वर्ष या 80 से ऊपर के लोगों के लिए व्यवस्था थी, लेकिन जब 2-3% लोगों ने ही चुनाव में मतलब कि मतपत्रों का प्रयोग किया, बाकी लोग बूथ तक पहुंचे, तो फिर जो है वो ये संशोधन मतलब ये चीज़ें आई और नियमों को बदला गया। और अब जो है वर्तमान में 85 वर्ष जो है वो ये है। ठीक है। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन हैं 108, 108वां, 100वां, 102 और 104वां। मतलब कौन सा संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटें जो कि राष्ट्रपति मनोनीत करते थे उसको समाप्त कर दिया गया? और सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यानी कि 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वो इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 331 में इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि भाई वो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकता है अगर लगता है कि उस समुदाय विशेष का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कम है। ठीक है। अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वो लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अनाधिक सदस्य का नाम निर्देशित कर सकेगा। इस तरह के प्रावधान हैं और ऐसा वो आर्टिकल 331 के तहत करता था। लेकिन एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए संसद में आरक्षित 2 सीटों को समाप्त करने का प्रावधान 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा किया गया था। यानी कि अब वो समाप्त हो गया। पहले यह व्यवस्था थी, अब वर्तमान में यह व्यवस्था नहीं है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? आप सोच रहे होंगे 2 नहीं सर 3 जोड़े गए। ठीक है, 3 जोड़े गए, लेकिन इनमें ऑप्शंस में आपको 2-2 का ही पेयर दिया हुआ है। तो कौन से वो 2 शब्द हैं जो कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान जो है वो मतलब जोड़े गए थे? तो प्रजातांत्रिक या एवं समाजवादी, गणराज्य एवं धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एवं प्रभुसत्ता संपन्न या धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी। और ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। 3 शब्द जो है वो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रीएम्बल में, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो है वो जोड़े गए थे। अगले सवाल की तरफ बढ़े। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? अब देखो आप एक ही चीज पे 2, एक में पूछा कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया, अब पूछ रहा है कि वर्तमान में उसका स्टेटस क्या है। तो 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उनको मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया। वे उनकी आबादी के अनुसार मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते हैं या राष्ट्रपति द्वारा 1 आंग्ल भारतीय मनोनीत किया जाता है। तो अभी वर्तमान में स्टेटस क्या है भाई? तो 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उनको मनोनीत करने वाली व्यवस्था जो थी उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तो एक ही चीज से संबंधित 2 सवाल है, बस थोड़ा सा जो है पूछने का अंदाज बदल दिया। और देखिए एक ही परीक्षा में, एक ही पेपर में, एक ही टॉपिक से संबंधित ये 2 सवाल पूछे गए हैं। आर्टिकल 331 जो कि मैंने पिछली बार आपको दिखाया पिछले प्रश्नों के लिए, सेम चीज इसमें भी है। अनुच्छेद 21 में इस तरह की व्यवस्था थी जिसके तहत आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति 2 ऐसे सदस्यों को मनोनीत कर सकता था अगर उसको लगे कि उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। निम्नलिखित में से कौन भारत शासन अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है? मैंने आपको बताया कि जो संपूर्ण संविधान सीरीज चल रही है उसमें सिर्फ अनुच्छेद, अनुसूचियां और संशोधन ही नहीं है, बल्कि उनसे पहले, संविधान बनने से पहले भी जो संवैधानिक विकास की एक प्रक्रिया चली है, जो एक क्रम है, वो सारे भी इसी टॉपिक के अंतर्गत आएंगे, इसी व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे, इसी इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आएंगे। आपके प्रधानमंत्री, आपकी सरकार, सब कुछ इसी व्यवस्था के अंतर्गत, इसी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आएगा। तो उन सारी पहलुओं पे जो है वो हम लोगों को जो है वो ये करना है और ध्यान देना है और उन अपने स्टडी में उन सारी चीज़ों को शामिल करना है। तो देखिए 1935 भारत शासन अधिनियम की बात की जा रही है। कह रहा है कि इनमें से कौन एक इसकी विशेषता नहीं थी? गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, प्रांतीय स्वायत्तता, 1935 का अधिनियम का मूल्यांकन या भारत के संघ का प्रस्ताव। और जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, वो है ऑप्शन सी। 1935 के अधिनियम में 1935 के अधिनियम के मूल्यांकन से संबंधित कोई बात नहीं है। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन करने की बात कही गई है। प्रांतीय स्वायत्तता के
भी बात करी गई है और भारत के संघ के प्रस्ताव की भी बात उसमें करी गई है। कह रहा है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, संघीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता, विषयों का 3 सूची में विभाजन, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती, अलग निर्वाचन प्रणाली, ये सब विशेषताएं थी भारत शासन अधिनियम 1935 की। लेकिन इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 का मूल्यांकन किया जाएगा या भविष्य में किया जाएगा, ऐसी कोई भी बात नहीं की गई थी। तो ऑप्शन सी जो था वो उसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? इंडियन पॉलिटी से ही संबंधित है। ऑप्शन है ज्ञानी जैल सिंह, बीवी गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी और एपीजे अब्दुल कलाम। और जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले वो लोकसभा का अध्यक्ष रह चुके थे। वो 1967 से 1969 तक लोकसभा अध्यक्ष रह चुके थे, 1977 में भी कुछ समय के लिए रह चुके थे और उसके बाद 1977 से 1982 तक वो भारत के राष्ट्रपति रहे। एक और चीज इनके साथ जुड़ी हुई है, ये भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति हैं, यानी इनके समय में कोई कंपटीशन नहीं था। इन्होंने नामांकन किया, ऑपोजिशन से कोई भी कैंडिडेट नहीं आया और इनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, 26 नवंबर 1950, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 और 22 जुलाई 1947। और सही जवाब है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को जो है वो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, आज़ादी से पहले। जरा इस बात पे भी गौर किया जाए, 15 अगस्त 1947 को आप आज़ाद हुए, लेकिन 22 जुलाई 1947 को ही ये जो राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित मसौदा था उसको अपना लिया गया था। कुछ और तिथियां आपके सामने, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक, 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, 13 दिसंबर 1946 पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यही उद्देशिका आगे चल करके भारतीय संविधान का प्रियम्बल बना। 22 जनवरी 1947 उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने पारित किया। 22 जुलाई 1947 संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा ने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान जनगण मन और वंदे मातरम किसको स्वीकृति प्रदान की? 26 जनवरी 1949 संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया, अंगीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू हुआ, भारत एक गणराज्य बना। तो ये तिथियां महत्वपूर्ण हैं, बात समझ में आ रही है? तो इनको भी थोड़ा सा जो है वो अपनी याददाश्त में जगह देना है। संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? मतलब एक तो 10वीं अनुसूची जो दल बदल से संबंधित है, तो अगर दल बदल के नियम के तहत अगर कोई व्यक्ति पाया जाता, मतलब कोई विधायक अगर ये माना जाता है कि नहीं उसने दल बदल कानून को तोड़ा है, मतलब उसके तहत, तो विधानसभा अध्यक्ष उसकी निर्योग्यता का मतलब जो है वो फैसला लेगा कि भाई वो अयोग्य है या योग्य है। ठीक है, दल बदल। लेकिन कह रहा है कि दल बदल को छोड़कर राज्य विधानसभा के सदस्यों के अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, राज्य चुनाव आयोग और उच्च न्यायालय। है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन, या आप कहें तो थोड़ा सा ट्विस्ट है। सही जवाब है राज्यपाल, ऑप्शन ए। कहता है कि आर्टिकल 192 सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, मतलब अयोग्यता से संबंधित चीजों पर। कहता है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निर्हरता से ग्रस्त हो गया है, नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। राज्यपाल निर्णय लेगा, लेकिन निर्णय लेने के लिए वो परामर्श लेगा किससे? जो निर्वाचन आयोग है उससे, और उसके बाद जो है इस विषय पर जो है वो फैसला लेगा। यानी कि अगर आप कहें कि दल बदल कानून के अलावे अगर किसी सदस्य की योग्यता और अयोग्यता का निर्धारण करना है तो राज्यपाल आर्टिकल 192 के तहत ऐसा करता है। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? 3 महीने, 1 महीने, कोई समय सीमा नहीं और 2 महीने। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोई समय सीमा नहीं है। कहता है आर्टिकल 200 विधेयकों पर जो राज्यपाल की अनुमति है उससे संबंधित है। कहता है राज्यपाल के पास किसी साधारण विधेयक पर विचार करने के लिए निम्नलिखित विकल्प होते हैं, या तो वो उनको स्वीकृति देगा, अदरवाइज अस्वीकृत करेगा, नहीं तो पुनर्विचार हेतु
विधानमंडल को वापस भेज देगा, नहीं तो राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखेगा। लेकिन इस आर्टिकल में ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है कि कितने दिनों के अंदर। संविधान में कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। बात साधारण विधेयक की हो रही है, धन विधेयक की नहीं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मनी बिल अलग इशू है, मनी बिल की बात नहीं हो रही है, साधारण विधेयक की बात हो रही है। तो इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। बस ये कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके, मतलब कि जल्दी हो सके, बट कोई समय सीमा 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने, ऐसा कोई निर्धारण नहीं किया गया। यही तो पॉकेट वीटो की तरह इसी का इस्तेमाल जो है वो राज्यपाल या राष्ट्रपति करते हैं। इसे ही पॉकेट वीटो वाला ये सिचुएशन है, ठीक है। तो वो अनिश्चित काल तक रोक सकता है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि जल्द से जल्द उसे मतलब कि जो है वो इस पे अपनी सहमति, अनुमति, पुनर्विचार के लिए लौटाना, जो भी फैसला करना है वो जल्द से जल्द करना होगा। लेकिन जल्द से जल्द में कहीं कोई टाइम बाउंड नहीं है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, इस तरह का कोई ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी ही उसका सही जवाब होगा। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तक किया गया? 92, 95, 91 और 93। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और जो सही जवाब है वो है ऑप्शन जो है सी, 91वें संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही नहीं बल्कि राज्य के विधानमंडलों में भी विधानसभा के सदस्यों की संख्या, कुल संख्या का 15% मंत्रिमंडल की संख्या जो है वो निश्चित की गई थी। आइए जरा देखते हैं इस चीज को। तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 75 लोकसभा के लिए, अनुच्छेद 164 विधानसभा के लिए तथा 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल के कानून से संबंधित है में संशोधन किया गया। अधिनियम का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना था, क्योंकि ऐसा भी हो गया था कि सरकार जो है वो बिना किसी संख्या के देखे मंत्री पे मंत्री, मंत्री पे मंत्री, पोर्टफोलियो पे पोर्टफोलियो बनते जा रहे हैं काफी संख्या में। चलो भाई, कहने का मतलब है कि फला संसद का समर्थन मिला, इनको मंत्री बना दो। तो ये भी अपने आप में एक दुरुपयोग ही मतलब कि लगता था। तो इसे संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये तय किया गया कि नहीं, जितनी सदस्य संख्या उसका 15%, इससे ज्यादा मंत्रिमंडल का आकार नहीं होगा। लेकिन अब ऐसे राज्य जहां 40 ही विधानसभा है, जहां 80 विधानसभा है, जहां 60 विधानसभा संघ, तो वहां पर छोटे छोटे राज्यों के लिए कम से कम इस संख्या को 12 किया गया कि भाई छोटे राज्य हैं लेकिन मिनिमम मतलब मैक्सिमम मतलब वहां पे जो रखा गया वो 12 रखा गया कि 12 जो है वो यहाँ राज्यों में यह संख्या 12 रहेगी। भले ही वो 12 उनके सदस्य संख्या के 15% से अधिक है, लेकिन वो 12 रहेगी। अब मान लीजिए कि जैसे झारखंड विधानसभा को बात करें, 81 सदस्य सीट अगर वहाँ है तो उसका 15% अगर आप लेते हैं तो वहाँ 12 हो जाता है। लेकिन अगर आप मतलब कि सिक्किम में जाएं तो कहीं पे 40, कहीं पे 60 विधानसभा छोटे छोटे राज्यों में आपको मिलेंगी। तो गोवा वगैरह में जाएं तो वहाँ तो अब मतलब कि उनके टोटल संख्या का अगर 15% ले तो कहीं 5, कहीं 6, कहीं इस तरह से चीज़ें चलने लगेंगी ना, कहीं 8। तो कहा गया कि नहीं, छोटे राज्यों में ये संख्या 12 हो सकती है, बट बड़े राज्यों में उनके कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। याद रखिएगा, बात हो रही है लोकसभा की और राज्यों में विधानसभा की। विधान परिषद और राज्यसभा इसमें शामिल नहीं है। तो आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 और 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल, ये तीनों संशोधित हुए थे इस संविधान संशोधन के द्वारा। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये 12 क्वेश्चंस थे जो सीधे राज्य व्यवस्था के टॉपिक से जुड़े हुए थे। अब जो 4 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आप इन्हें एक दूसरे ही सब्जेक्ट का हिस्सा समझेंगे और आप कहेंगे कि सर ये तो करेंट का है। करेंट कोई सब्जेक्ट थोड़ी ना है। करेंट बस ये बताता है कि किसी विषय से संबंधित या घटना वर्तमान की है। अगर आप जैसे संवैधानिक संशोधन को पढ़ना होगा तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा? इंडियन पॉलिटी। अब मान लीजिए कि 1 महीना पहले या मान लीजिए कि मानसून सत्र में कोई संवैधानिक संशोधन होता है और इसके बाद आपका एग्जाम होता है और वो सवाल पूछा जाता है, तो आप कहेंगे कि ये करंट का सवाल था। करंट का सवाल नहीं था, ये राज्य व्यवस्था का ही सवाल है। बस घटना जो है वो नई नहीं है, घटना कुछ दिन पहले की है, घटना वर्तमान की है, आप ये कह सकते हैं। तो जो चीजें होती हैं वो सब्जेक्ट से जुड़ी हुई होती हैं। करंट कोई सब्जेक्ट नहीं है। कोई वैज्ञानिक परीक्षण हुआ या कोई साइंस में कोई अद्भुत खोज हुई तो वो विज्ञान का विषय है। बस चूंकि वो इतना नया है कि आप उसको कहते हैं कि ये एकदम करंट नहीं, हम लोग कहते हैं एकदम
तत्काल रूप से घटित घटना है। तो करंट कोई विषय नहीं है। जब भी आप करंट मैगजीन्स वगैरह भी पढ़ें तो उसको विषय मान के मत पढ़ें। आप उसमें जो चीज पढ़ रहे हैं उसको इंटर रिलेट करें कि ये चीज, अगर मान लीजिए कि जो है वो कोई पुरातात्विक स्थल खोजा जाता है तो ये तो हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन वो करंट का सवाल हो जाएगा क्योंकि अभी अभी 2 महीना पहले उसको खोजा गया है। तो आप क्या कहेंगे कि ये करंट से संबंध नहीं, ये हिस्ट्री का ही चीज है, लेकिन ये घटना अभी अभी घटी हुई है, ये चीजें अभी अभी हुई हैं। तो इसलिए करंट को विषय मानने की भूल ना करें। करंट को ऐसे पढ़ें कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में वो चीजें क्लियर हो कि ये वाला पोर्शन इंडियन पॉलिटी का है, ये वाला पोर्शन हिस्ट्री से संबंधित है, ये पोर्शन ज्योग्राफी से संबंधित है, ये पोर्शन जो है वो साइंस एंड टेक से संबंधित है। अब आईपीएल बीता है तो ये करंट का सवाल थोड़ी ना, ये तो खेल का सवाल है ना। हाँ, अभी अभी बीता है इसलिए आप कहेंगे कि मतलब बहुत पुराना नहीं है, लेकिन है तो वो खेल। तो जब भी आप करंट की मैगजीन्स में वो चीजें पढ़ें तो ये मत कहें कि ये करंट का सवाल है, आप ये कहें कि ये खेल का सवाल है, लेकिन अभी अभी नया है, नवीन है। तो करंट कोई विषय नहीं है, ये दिमाग को मत समझा दीजिए कि करंट भी कोई सब्जेक्ट होता है। तो हम बात करेंगे कि 4 ऐसे भी प्रश्न पूछे गए थे जो इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए थे लेकिन नवीन थे, नए थे, जिसको कि आप कहते हैं कि ये करंट अफेयर्स के सवाल थे। जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? 4 ऑप्शंस आपके सामने, J&K और लद्दाख उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय। सही जवाब है ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। किस लोकसभा सीट से भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, जिनको पीवीटीजी कैटेगरी में रखा गया है, में से एक सोमपेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? यानी फर्स्ट टाइम वो जनजाति भारत में रहती है, भारत के राज्य क्षेत्र में रहती है, लेकिन आज तक उसने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया था। और बहुत ही मतलब कि आप कहिए तो कमजोर जनजाति समूह में आते हैं और उनको प्रोटेक्शन के साथ रखने की जिम्मेवारी सरकार की है। इसने पहली बार अप्रैल 2024 में त्रिपुरा पूर्व, विजयनगरम आंध्र प्रदेश का मतलब कि वो संसदीय क्षेत्र है, या तुरा या अंडमान और निकोबार। और जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। ये जनजाति जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है और अंडमान और निकोबार में जो एक लोकसभा क्षेत्र है, एक लोकसभा जो सीट है, उस सीट पर इन्होंने पहली बार अप्रैल 2024 में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इनको ट्रेनर्स के द्वारा जो है वो ईवीएम वगैरह की ट्रेनिंग दी गई और इन जनजातियों मतलब जिन जनजातियों के सदस्यों ने जो है वो भारतीय नागरिकों ने अपने मतदान का पहली बार आज़ाद भारत में प्रयोग किया। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए थे। 4 ऑप्शंस, लाइकेरा, क्योंझर, तेलकोड और हिंजली। और सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, क्योंझर। आपने देखा होगा कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुमत की सरकार उड़ीसा में बनाई, लोकसभा के साथ ही वो इलेक्शंस हुए थे और जो है मोहन चरण मांझी को राज्य का मुख्यमंत्री ये किया गया और उनकी विधानसभा की सीट जहाँ से वो जीत करके आए उसको क्योंझर हम बोलेंगे। तो देखिए ये सब राज्य व्यवस्था से संबंधित है। प्रधानमंत्री हो, संसद हो, विधायक हो, न्यायालय हो, न्यायाधीश हो, ये सब कुछ हम लोगों को भैया उसी इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत ही पढ़ना है। हाँ, कुछ चीज़ें नवीन हो सकती हैं जिसको कि आप करंट कह देते हैं, जैसे कि ये सवाल। एक और सवाल, 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शंस आपके सामने, गिरिराज सिंह जो बेगूसराय से जीत के आए, भूपेंद्र यादव जो अलवर से, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह मुंगेर से और गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से। और जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, गिरिराज सिंह बेगूसराय से। तो ये 4 इंडियन पॉलिटी के प्रश्न जो पूछे गए थे ये बिल्कुल नवीन थे, जिनको कि आप करंट की कैटेगरी में रखेंगे। मैं फिर कहूँगा, करंट कोई विषय नहीं है। कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी टॉपिक वो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। बात अलग है कि वो चीज़ अगर पुरानी है तो आप कहते हैं कि नहीं वो तो उस चीज सब्जेक्ट का हिस्सा है, लेकिन अगर नई है तो आप कह देते हैं कि ये करंट। तो जी बिल्कुल नहीं। करंट मैगजीन भी पढ़िए तो उन चीज़ों को बिल्कुल कैटेगराइज करिए जो आप पढ़ रहे हैं। खेल खेल है, पॉलिटी से संबंधित चीज़ें हैं तो वो इस व्यवस्था के अंतर्गत आएंगी, ज्योग्राफी से संबंधित कोई चीज़ें तो वो उसके साइंस एंड टेक का कोई चीज़ है तो है वो नवीन, लेकिन उसका विषय तो पहले से डिफाइन है ना। करंट को विषय समझने की भूल न करें। तो टोटल 16 प्रश्न पूछे गए थे 17वीं बीपीएससी के प्री एग्जाम में इंडियन पॉलिटी से संबंधित, जिसमें 12
तो आपने देखे ही, और 4 जो करेंट की शक्ल में आपके समक्ष आए हुए थे। अब आपको समझ में आया कि आर्टिकल के डीप एनालिसिस की जरूरत क्यों है। आपने पहले ही सवाल को देखिए ना, उसमें आर्टिकल के अंदर पहले खंड और उसके अंदर के उपखंड पे आधारित सवाल पूछा है आपसे। अगर बेहतर तरीके से इन चीजों की समझ विकसित ना हो तो शायद इन सवालों के जवाब हम न दे पाए। और एक एक नंबर से अगर रिजल्ट रुक जाता है तो आप समझते हैं समय, एफर्ट, आपकी ऊर्जा, एनर्जी सबकी बर्बादी है भाई। और जो हताशा, निराशा आपको गिफ्ट में मिलेगी वो तो और ज़्यादा आपको तोड़ देगी। तो एक नंबर के लिए भी हम जो है वो मतलब कह सकते हैं ना कि समझौता नहीं कर सकते। तो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में अगर आप बैठ रहे हो तो निश्चित तौर पर आप पहले तो आप सीरियस हो जाओ और आपकी स्टडी बिल्कुल ही गंभीर होनी चाहिए। यूं ही मजाक मजाक में चीज़ें नहीं होती हैं। तो पहले आप इन चीज़ों को देखें प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ और पढ़ाई करें तो ईमानदारी के साथ। 2 आर्टिकल पढ़ें लेकिन पूरी तरह से पढ़ें। ये नहीं कि वन लाइनर अप्रोच में शुरू किए और इसी 1 से लेकर 100 तक आर्टिकल, और पता चला कि एक आर्टिकल के अंदर के किसी खंड के बारे में पूछ दिया तो फिर हम सरेंडर हो गए। तो वैसी तैयारी बिल्कुल नहीं करनी है भाई साहब। ये सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है और जितनी अच्छी तैयारी आपकी, जितनी डीप स्टडी आपकी होगी, जितना डीप नॉलेज आपके पास रहेगा, उतने अच्छे तरह से आपकी समझ विकसित होगी, उतने अच्छे तरह से आपका परसेप्शन डेवलप होगा और उतने अच्छे तरह से आप मेंस में अपनी आंसर राइटिंग को जो है वो एक स्वरूप प्रदान कर पाएंगे। आज इंडियन पॉलिटी के 70वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हम लेकर के आए थे। चूँकि इसी पर आधारित वीडियो जो है वो हमारे इस चैनल पर आप सभी के लिए अपलोड किए जा रहे हैं। हम हिस्ट्री से संबंधित सवालों को भी लेकर के आएंगे और कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री पे भी संबंधित कुछ कंटेंट इस पे शामिल किया जाए। लेकिन सबसे पहले चीज़ कि जिसको हमने शुरू किया है उसको हम एंड करें, बीच मझधार में जो है वो नाव डुबोने वाली बात नहीं होगी। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो ज़्यादा पसंद आएगा और दिमाग में जितने भी तरह के कन्फ्यूज़न थे, शंकाएँ थीं, वो दूर हो गई होंगी। तो अपने पढ़ाई को और ज़्यादा धार देने की ज़रूरत है और बिल्कुल सीरियस और बिल्कुल गंभीर स्टडी करने की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।